हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टैब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं हमेशा की तरह 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज लेकर आई हूँ, जो हर दिन आपको दोपहर के 12 बजे प्रोवाइड किया जाता है फॉर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाएं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको बता दूं, हमारा यहाँ पर पेड कोर्स आ चुका है, तो जिन्हीं को लगता है कि उनको हमारा पेड कोर्स लेना चाहिए, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, जाए और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। तो चलिए आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। आपको पता है इस 50 डेज में मैं क्या करती हूँ, जिस कॉन्सेप्ट से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेकर आते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच और डिजिटल लेंडिंग के बारे में। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बारे में देख लेते हैं। तो आप देखेंगे ये एक नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है एटीएम को अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, नाउ इसमें अगर कोई बैंक यहाँ पर एनएफएस का मेंबर बनना चाहते हैं तो उनको कितना यहाँ पर पे करना पड़ता है, तो 3 लाख यहाँ पर उनको पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो स्पॉन्सर्स बैंक होती है, जो अदर बैंक्स को यहाँ पर ज्वाइन करती है एनएफएस में, उनको यहाँ पर कितना पे करना पड़ता है, तो 6 लाख प्लस टैक्सेस जो भी लगते हैं। ये सब मेंबर्स कौन होते हैं? ये सब मेंबर्स का मतलब होता है जो भी स्पॉन्सर्स बैंक यहाँ पर अदर बैंक्स को जोड़ती है एनएफएस के साथ, उसको हम यहाँ पर सब मेंबर्स बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर इंटरचेंज फीस की बात की गई है। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसको कार्ड इशूइंग एंड कार्ड एक्वायरिंग मेंबर के बीच जो पेमेंट होता है उसकी बात की गई। एग्जाम्पल से समझिए, आप किसी दुकान में गए, शॉपकीपर के पास, उनके पास एक पॉश मशीन थी, उस पॉश मशीन के थ्रू आपने क्या किया, उनको पेमेंट किया। तो जो भी कार्ड आपको इशू किया गया है बैंक के द्वारा, उसको कार्ड इशूइंग बोलेंगे। यानी कि आप राम हैं तो राम के पास एक कार्ड है, वो कार्ड इशूइंग बैंक जो उनकी होगी, वो उनको कार्ड इशू किया होगा जिससे वो पेमेंट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? कार्ड एक्वायरिंग मेंबर, यानी कि हमारा जो शॉपकीपर है, और इसका जो बैंक होगा उसको हम एक्वायरिंग बैंक बोलते हैं। तो जो कार्ड इनका होगा, जिस भी बैंक का इनके पास कार्ड होगा, वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कार्ड एक्वायरिंग यहाँ पर मेंबर हो जाएगा। तो अब आप अपने कार्ड से इनके कार्ड में पेमेंट करते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर इंटरचेंज फीस का भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि इजिली आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। विड्रॉवल के चार्जेस तो ₹17 आपको जो है यहाँ पर चार्जेस लगते हैं। मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात कीजिए तो क्या इंटरनेशनल कार्ड्स में भी इसका स्कीम्स वगैरह है? तो जी हाँ, जो इंटरनेशनल कार्ड होल्डर होते हैं वो भी एटीएम का यूज कर सकते हैं, जो कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच से यहाँ पर कनेक्टेड है। वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इंटर ऑपरेबल जो है कैश डिपॉजिट आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आधार नंबर की सीडिंग यानी कि आधार नंबर लिंक भी यहाँ पर इजीली आप कर सकते हैं एटीएम के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारे जो है एनएफएस के फायदे आपको देखने को मिले हैं। इससे एग्जाम्स में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी डिजिटल लेंडिंग की। क्या है ये डिजिटल लेंडिंग? जिस तरीके से आप ट्रेडिशनल तरीके से ब्रांच में जाते हैं और लोन्स को अपील करते हैं, वैसे ही ये जो डिजिटल लेंडिंग है, नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑनलाइन हम यहाँ पर लोन वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप ब्रांच में जाते हो, अप्लाई करते हो, देन प्रोसेस होता है, आपको लोन मिलता है। सिमिलरली आप ऑनलाइन वेबसाइट या मोबाइल ऐप के थ्रू यहाँ पर क्या करते हैं, लोन्स वगैरह लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा था ना, कुछ इश्यूज आने लगे, कुछ एरर्स होने लगे, यानी कि जितने भी डिजिटल लेंडर्स हैं वो अनएथिकल मीन से आपसे चार्जेस वगैरह ले रहे थे। ये तो भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट आ जाता है कि एक कस्टमर का यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वायलेशन हो रहा है, उनके अनएथिकल मीन से आप यहाँ पर जो है चार्जेस ले रहे हो। तो इसके लिए आरबीआई ने कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस। अब क्या वो रूल्स थे, क्या गाइडलाइंस थे, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जब भी ये कस्टमर लोन लेगा, तो जो हमारा लेंडर है, ठीक है, और हमारा जो यहाँ पर जिसको हम रेगुलेटरी इंटिटीज बोलते हैं और बोरोवर, उन्हीं के बीच ये जो है लेन देन होगा, लोन का ट्रांजेक्शन होगा, कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। यानी कि जो भी यहाँ पर फीस पे किया जाएगा, यहाँ पर रेगुलेटेड इंटिटीज के द्वारा पे किया जाएगा, यहाँ पर बोरोवर्स के द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी लेंडर यहाँ पे जो भी फीस है, चार्जेस है, वो पे करेंगे। इनके लोन में, बोरोवर्स के लोन में उसको ऐड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर की फैक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर जो भी एक प्रॉपर जो स्टेटमेंट्स होती, प्रॉपर यहाँ पर स्टैंडर्ड उनका फॉर्मेट होगा,
वो स्टेटमेंट्स वगैरह यहाँ पे आप देखेंगे एक कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी इनका एनुअल परसेंटेज रेट होगा वो डिस्क्लोज किया जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको, जैसे जब भी आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो कोई भी हिडन चार्जेस, जो भी चार्जेस हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, सब आपको बताए जाते हैं, कुछ भी आपसे हाइड नहीं किया जाता है, फुल ट्रांसपेरेंसी होती है। तो यहाँ पर भी आरबीआई के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी लेंडर्स होंगे, हमारे रेगुलेटेड एंटिटीज होंगी, ये क्या करेंगे, सारी चीजें आपके साथ ट्रांसपेरेंट रखेगी, कुछ भी हाइड नहीं करना है यहाँ पे। और जो भी आपका क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये आपके कंसेंट के बिना नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर बोरोवर या कस्टमर जब तक कंसेंट नहीं देंगे, नहीं करना है। डेटा की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी आप डिजिटल लैंडिंग अगर एप्स वगैरह यूज, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके डेटा वगैरह यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं, तो बिना आपके कंसेंट के इसको जो है डेटा को लीक नहीं किया जाएगा। ये आपका डेटा है और पूरा आपका हक बनता है कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रखा जाए, ऐसे ही किसी को भी दे ना दिया जाए। तो यहाँ पर आप जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपको आपके डेटा को जो है जो सेव करके रखना है, नहीं करना है, शेयर करना है, नहीं करना है। आप इसको डिनाई कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं। तो ये टोटली बोरोवर्स पे डिपेंड करता है और इस तरीके के जो है आरबीआई ने रूल्स निकाले थे। नाउ रेगुलेशंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप देखेंगे जो भी हमारे डिजिटल लेंडिंग एप्स होती हैं, अब उनको क्या करना है, जो भी आप जो भी लोन्स वगैरह लेते हो, तो सारा जो भी आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन होता है ना, सब यहाँ पे क्या करेगी, सीआईसी कंपनी यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे क्रेडिट ब्यूरो में, ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री उनके पास जो है अवेलेबल हो, उपलब्ध रहे, ताकि फ्यूचर्स में अगर कुछ अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस या कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज दिखाई दे तो उनके पास सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, हिस्ट्री, ताकि काफी ज्यादा बैंक्स के लिए भी आसान हो जाए आपको एनालाइज करना, और आपके लिए भी आसान हो जाए ये जानना कि आपने कितने लोन्स लिए हैं। नाउ अब जितने भी नए डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, तो अब ये भी कंपलसरी कर दिया गया है कि उसको भी किसको रिपोर्ट किया जाएगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रिपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके के जो है कुछ आरबीआई ने गाइडलाइंस वगैरह निकाले फॉर द डिजिटल लेंडिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग statement is or are correct with respect to the regulatory framework with respect to digital lending। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, all loan disbursal and repayment are required to be executed only between the accounts of borrower and the regulated entities without any pass through of the lending service provider or any third party। Newer digital lending service provider need not provide information to CIC companies। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए जो होगा, यानी कि पहला हमारा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नए डिजिटल आ रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला था, वो सारे के सारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन को अपने प्रोवाइड करेंगे सीआईसी कंपनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में आया हुआ है, एज ऑफ अप्रैल 30 2022 हाउ मेनी मेंबर्स आर कनेक्टेड टू द एनएफएस नेटवर्क। तो कितने मेंबर्स यहाँ पर कनेक्टेड है, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे 1212 मेंबर्स जो हैं आपके यहाँ पर कनेक्टेड है एनएफएस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which organizations took over the NFS ETM network from IDRBT? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने इतना टुक ओवर किया है, तो एनपीसी। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग फीस एंड चार्जेस टू लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर इन द डिजिटल लेंडिंग। बरोबर है, रेगुलेटरी एंटिटीज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई थर्ड पार्टी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपको बताया था रेगुलेटेड एंटिटीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच इज द वन टाइम मेंबरशिप फॉर अ फी फॉर अ बैंक टू बिकम अ मेंबर ऑफ द एनएफ। तो कितना यहाँ पर लगता है वन टाइम मेंबरशिप के लिए, मैंने आपको बताया है इसका आंसर। तो आपके पास चार ऑप्शन है, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख। तो कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा, आप सभी को क्या करना है, एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स देने। गाइस प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि ये सारे के सारे सीरीज आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं ताकि आप आसानी से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सको और काफी ज्यादा आपको फायदा मिल सके। तो आई होप आप लोग इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हो। तो जाइए और कमेंट सेक्शंस में इस सवाल का जवाब लिखिए। तो आप लोगों को कोई भी कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, hello@edu
www.co.in पे। इसी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीक।